चलिए बेटा। अरे बातें नहीं, बातें नहीं। हाँ भाई। क्या था होमवर्क में, क्या था बच्चों? चलिए तो पहले बिगनर्स बॉक्स 3 पे आ जाएं। बिगनर्स बॉक्स 3 में जो भी डाउट हो बेटा पूछ लीजिए। बिगनर्स बॉक्स 3 जो भी डाउट हो पूछ लीजिए। किसी बच्चे को कोई डाउट? सोच लो अच्छे से। एक्सरसाइज 1 पे आ जाएं। एक्सरसाइज 1 में जो क्वेश्चंस दिए गए थे कोई डाउट पूछ लीजिए। 13 से पहले किसी कोई बच्चे को डाउट? 13 क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्या है बताएं मुझे, वाई किसके बराबर है? अब बेटा हमसे पूछ रहा है विच कोऑर्डिनेट चेंजेस एट अ फास्टर रेट, कौन सा कोऑर्डिनेट फास्टर रेट पे चेंज हो रहा है। तो मुझे बताएं पहले तो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या y बराबर? हम्म भाई, बाहर कर दे, बातें नहीं। चलिए तो 3y किसके बराबर है बोलिए? x+5। तो y को क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताएंगे मुझे? 1/3x+5/3। तो भाई y को लिख सकते हैं 1/3x+5/3। क्या बच्चों आप लोग dy/dx निकाल सकते हो क्या? भाई y इज अ फंक्शन ऑफ x, सबको डेरिवेटिव निकालना आता है आई थिंक सो। dy/dx बताएंगे क्या आ जाएगा बच्चों? 1/3 और 5/3 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। आप देखो पहले तो आपको यहां तक समझ में आया नहीं आया? क्या हर एक बच्चों को समझ में आ गया यहां तक? बस सोल्यूशन आ गया। अब आपने पढ़ रखा है dy/dx कैन बी रिटन एज dy/dt अपॉन dx/dt। कैन आई राइट dy/dx एज dy/dt अपॉन dx/dt? यस, आपने सीखा है बिल्कुल। आप dy/dx को बोल सकते हो dy/dt अपॉन dx/dt। dt dt तोड़ जाएगा। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? यस, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको शायद फील आ रही होगी, dx/dt इज 3 टाइम्स ऑफ dy/dt। कुछ समझ में आया क्या आपको? इससे क्या अपना आंसर आ चुका है? यस। व्हाट इज dx/dt? रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। व्हाट इज dx/dt? रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। एंड इट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो आप बताइए विच कोऑर्डिनेट चेंजेस एट अ फास्टर रेट? x की y बुद्धि में गया? चलो, हाँ कर दो। मनमान तरीके है भाई, ये एक तरीका। मनमान तरीके से कर सकते हो आप, जितने तरीके चाहो उतने तरीके बना सकते हो। ये एक तरीका है, आपने जो करा वो बिल्कुल सही करा है। भाई आप dy/dx dx/dy को कंपेयर कर लो। आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो भाई। अगर अपन स्ट्रेट लाइन, जैसे अभी अपन ने ग्राफ्स हालांकि पढ़ा नहीं, लेकिन अगर अपन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखें तो दिस इज y बराबर mx+c। तो आप सीखोगे आगे चल के, ऐसी शायद आता भी हो आप लोगों को, y बराबर mx+c। अब आप इसमें जब x में चेंज करोगे 1 का, तो y में कॉरस्पॉन्डिंग चेंज 1 से कम का आएगा। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर मान लीजिए ये x फलाना था, यहाँ पे कुछ x1 था, और ये x कितना था? x2। तो आप चेक कर लो, जब x x1 था तो y कितना था, जब x x2 हुआ तो y कितना हुआ। मतलब ये चेंज इन x आया और ये चेंज इन क्या आया? y। अगर x में चेंज ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू चेंज इन y, मतलब x कैसे चेंज हो रहा है, धीरे की फास्टर? फास्टर। जब y चेंज हुआ इतने से तो x में चेंज क्या आ गया? ज्यादा आ गया। तो आप चेक करके देख सकते हो, आप x की कुछ वैल्यूज पुट करके देख सकते हो। देयर कैन बी मल्टीपल मेथड्स, लेकिन आई थिंक जो मैंने बताया ये थोड़ा शॉर्ट मेथड हो गया या फास्ट मेथड हो गया। बाकी कैसे भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। मैंने dy/dx सिंपली निकाला, और dy/dx को मैंने बोल दिया इट इज dy/dt अपॉन dx/dt। सबको क्लियर तो हो गया? और कोई डाउट पूछ लीजिए। एक्सरसाइज 1 फर्दर कोई डाउट बोलिए। नोट्स कॉपी निकाल लीजिए बेटा। और मुझे एक बार बता दीजिए, आप लास्ट क्लास में कहां तक कर लिया था आप लोगों ने? सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। अच्छा, केवल एक ही स्टैंडर्ड इंटीग्रल लिखा है आपने, ठीक है। एक बार जल्दी से अपन इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं, देखते हैं आप पढ़ के आए या नहीं पढ़ के आए। आपसे कोई पूछे इंटीग्रेशन का मतलब क्या, आपको मतलब पता है? क्या समझाओगे उसको, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स को जोड़ना। अब वो छोटी छोटी चीजें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे फोर्स ऐड हो रहे होंगे, या बहुत सारे छोटे छोटे मास ऐड हो रहे होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंटम ऐड हो रहे होंगे। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड हो जो है करेगा कि कौन सी आप बहुत सारी छोटी छोटी क्वांटिटीज को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो बहुत सारी छोटी छोटी क्वांटिटीज का जब हमें कंटिन्यूअस समेशन करना होता है, तो हम इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं। इंटीग्रेशन एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो आपको बहुत फास्ट जो है बहुत सारी चीजों का समेशन करके दे देता है, ठीक है।
फिर इसको मैथमेटिकली हमने डिफाइन करा। तो हमने बोला कि भाई यहाँ जोड़ रहे हो जबकि डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे। तो मैथमेटिकली क्या दोनों एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस हो गई? यस। फिर हमने इस चीज को फंक्शन के टर्म्स में ऐसे समझाया कि अगर कोई फंक्शन जी एक्स प्लस सी है, उसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आ रहा है, बोलिए, एफ एक्स। तो अगर मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगा, जी एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स को इंटीग्रेट करने पर क्या आता है, जी एक्स प्लस सी। थोड़ी सी फिर मैंने बात करी कि बेटा मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा चाहे कुछ भी हो, हमेशा आपको क्या लगाना है, सी। उस सी के बारे में आज आपको थोड़ा सा और ज्यादा नॉलेज जो है गेन करने को मिलेगा कि हम क्यों बार बार वो सी लगा रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल से हालांकि आपको समझाया भी था। भाई कोई बच्चा साइन एक्स प्लस 4 ले रहा है, कोई बच्चा साइन एक्स प्लस 5 ले रहा है, कोई बच्चा साइन एक्स प्लस 6 ले रहा है। तीनों ही बच्चों का डिफरेंशिएशन करने पे आंसर क्या कॉस एक्स ही आएगा? यस। लेकिन जिसका ओरिजिनल फंक्शन साइन एक्स प्लस 4 था, वो जब कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेगा तो वो अपना आंसर क्या बोलेगा, साइन एक्स प्लस 4। जिसका 5 था वो बोलेगा साइन एक्स प्लस 5। जिसका 6 था वो साइन एक्स प्लस 6। तो हमने जब भी इंटीग्रेट करा तो एक कांस्टेंट लगा दिया। वो कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बारे में अपन और बात करेंगे जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन देखिए आपने। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, पहली दूसरी प्रॉपर्टी बहुत ही बेसिक थी। पहली प्रॉपर्टी में बोला गया इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स इज सिंपली इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। मतलब सर, अगर कोई दो फंक्शंस का सम या डिफरेंस है और आप उनको इंटीग्रेट करना चाह रहे हो तो पहले फर्स्ट फंक्शन को अलग इंटीग्रेट कर लो और फिर सेकंड फंक्शन को अलग इंटीग्रेट कर लो। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आपने देखा कि अगर कोई कांस्टेंट प्रोडक्ट में है ए एफ एक्स डी एक्स, आपने किसी कांस्टेंट को प्रोडक्ट में कर दिया फंक्शन के साथ, तो बेटा कांस्टेंट एज इट इज रहता है, उसको इंटीग्रेशन से कहां निकाल दो, बाहर। ए को बाहर निकाल दिया, सिंपली लिख दिया इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। एंड तीसरी प्रॉपर्टी थी, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है उसका इंटीग्रेशन आता है जी एक्स प्लस सी, तो अगर वो एफ एक्स की जगह क्या हो जाए, बोलिए, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। अगर फंक्शन x की जगह हो जाए f ऑफ x की जगह f ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो उसका आंसर क्या होएगा, g ऑफ ए एक्स प्लस बी की 1/a g ऑफ ए एक्स प्लस 1/a g ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। फिर कुछ हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स देख रहे थे। हमने पहला स्टैंडर्ड इंटीग्रल देखा था x की पावर n। बेटा x की पावर n का इंटीग्रेशन आप देखिए आया था x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी। अब इसी में मैंने बोला कि अगर कभी x की जगह ax प्लस बी हो, भाई हम x की पावर n का इंटीग्रेशन देख रहे थे, अगर कभी x की जगह वो ax प्लस बी की पावर n दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना, ax प्लस बी की पावर n दे दे तो आंसर हो जाएगा 1/a ax प्लस बी की पावर n प्लस 1/n प्लस। ये फॉर्मूला हर एक n की वैल्यूज के लिए वैलिड था, लेकिन n क्या नहीं होना चाहिए, -1, क्योंकि n -1 होने पर डिनोमिनेटर क्या हो गया था, 0, और डिनोमिनेटर 0 होते ही नॉट डिफाइंड फॉर्म आ जाएगी, इसलिए n कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। ये अपनी बात हुई थी लास्ट क्लास में, क्लियर है सारी बातें? अब अगर n -1 हो, मतलब बेसिकली n -1 होगा तो x की पावर क्या बन जाएगी, -1। उसका इंटीग्रेशन, तो उसका इंटीग्रेशन आपको ऑलरेडी पता है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे फोकस करें तो क्या आपने ln x का डेरिवेटिव पढ़ा है? यस। ln x का डेरिवेटिव, ln x का डेरिवेटिव 1/, तो फलाना को डिफरेंशिएट करा तो क्या आया, ढिकाना, और ढिकाना को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से क्या मिल जाएगा, फलाना। तो ln x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ln x। क्या बुद्धि में जा रहा है? तो बेटा सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, और मैं सेकंड इंटीग्रल पे जा रहा हूं। तो हम ln x का डेरिवेटिव पढ़ के आए हैं। ln x का डेरिवेटिव 1/x, तो सर अगर हम 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा ln x प्लस सी। 1/x का इंटीग्रेशन ln x प्लस सी। अब बेटा वही सेम कहानी, अगर 1/x की जगह 1/ax प्लस बी हो जाए, तो आप शायद अपने आप समझ पा रहे होंगे, x को रिप्लेस कर देना है ax प्लस बी से, लेकिन आगे साथ में क्या लगाना है, 1/a। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 1/a ln ऑफ ax प्लस बी प्लस सी। तो 1/x इज ln x, 1/ax प्लस बी इज 1/a टाइम्स ln ax प्लस बी प्लस सी। आप अगर, हाँ बेटा, बेटा dx मतलब x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट। जैसे dy बाई dx में dx का मतलब क्या होता था, आप y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही जब भी कोई भी फंक्शन लिखोगे तो आपको आगे क्या लिखना है, dx। dx बता रहा है कि हम इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो
इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स मीन्स वी आर इंटीग्रेटिंग एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए बच्चों, तो आई थिंक शायद अपने आप ही समझ में आ रहा होगा। 1/ax+b जब करा तो सर बस केवल x की जगह आपने ax+b रख दिया, तो यहाँ भी x की जगह ax+b रख दो, बस साथ में क्या लगा देना 1/a, ये याद रखना है। मतलब एक एग्जांपल से अगर समझाएं तो लेट सपोज अगर मैं आपसे बोलता इंटीग्रेशन 1/2x+3 dx, तो आपको फील आ रही होगी ax+b, a कितना बच्चों 2, b कितना 3, बताओगे आंसर क्या बनेगा 1/2 ln 2x+3 + c। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं एग्जाम्पल। e की पावर x, सबसे सिंपल, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या था बोलिए, e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा e की पावर x। हाँ ऑब्वियसली प्लस सी सब में आएगा बिकॉज हम कौन सा इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं इंडेफिनेट। तो अभी के लिए आप ध्यान रखें, जब भी इस सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन पे कोई लिमिट्स नहीं है तो सी आएगा ही आएगा। और अब आपको आज वाली क्लास में पता लग जाएगा कि क्यों सर हम ये सी बार बार लिखते हैं। बेसिकली थोड़े टाइम में सीखोगे इंटीग्रेशन का मतलब, ज्योमेट्रिकल मतलब होता है एरिया अंडर दी ग्राफ। अगर आपने लिमिट्स स्पेसिफाई नहीं करी तो आपने बताया ही नहीं आपको एरिया कहां से कहां तक का लेना है। तो बेसिकली आपने बताया ही नहीं एरिया कहां से कहां तक का लेना है, तो हम हमेशा एक क्या लगा देते हैं सी लगा देते हैं, वो सी आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया। मतलब वो सी चीजों को बैलेंस आउट कर लेगा कि भाई वो जो है, आपने अगर किसी बच्चे ने एरिया x बराबर 1 से लिया है, किसी बच्चे ने एरिया x बराबर 0 से लिया है, तो हमने एक सी लगा दिया। वो सी अकॉर्डिंग टू डेट, जिस बच्चे ने x बराबर 0 से लिया है उसके कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी ज्यादा, जिसने x बराबर 1 से लिया उसका एरिया कम, तो उसकी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी कम। चलिए नेक्स्ट लिखें बेटा थर्ड, हटा दूं बेटा, तो थर्ड इंटीग्रेशन देखें, थर्ड इज e की पावर x। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो सिंपली e की पावर x प्लस c। अब वही सेम रिपीटेटिव कहानी, अगर e की पावर ax प्लस b हो जाएगा, हाँ बच्चों कर पाओगे क्या आप लोग, बताओगे मुझे क्या आंसर आएगा, e की पावर ax प्लस b। कुछ करना ही नहीं है आपको, आपको मैंने जनरल रूल पढ़ा दिया, ये सब तो जो है उसी के पार्ट चल रहे हैं, मैंने आपको जनरल रूल पढ़ा दिया, क्या होगा जल्दी बताओ, 1/a e की पावर ax+b+c। मैंने तो आपको जनरल पढ़ा दिया, अगर fx का इंटीग्रेशन gx, तो f ऑफ ax+b का 1/a g ऑफ ax+b। तो बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं जब भी सेकंड वाली स्टेप लिखता हूं तो जहां x होता है मैं उसकी जगह ax+b कर देता हूं, RHS में भी जहां x होता है उसकी जगह ax+b कर देता हूं, लेकिन RHS में हमेशा एक और टर्म लिखता हूं मल्टीप्लाई में 1/a। बस ये नया काम कर रहे हैं। फिर से वही एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें, करोगे क्या आप, कुछ नहीं करोगे, e की पावर फलाना x प्लस ठिकाना टाइप कुछ ले लोगे, जैसे लेट सपोज e की पावर 3x+4 ले लिया। अब सबको फील आनी चाहिए a कितना बच्चों, a कितना 3 और b कितना 4, बताओगे मुझे क्या आंसर बनेगा 1/3 e की पावर 3x+4 + c। आ रहा है समझ में, ये आपका शायद थर्ड था ना, हाँ भाई। चलिए और आगे चलते हैं। अब मुझे बताएं जल्दी से, आपने क्या पढ़ा था बेटा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था बोलिए कॉस एक्स। तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करा तो क्या आया कॉस एक्स, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा साइन एक्स। ये हटा दूं ना, तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करा तो आया कॉस एक्स, तो अगर कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स इज साइन एक्स प्लस सी। अब वही सेम कहानी सर, अगर एक्स की जगह हो जाए कॉस ऑफ ax+b, तो ऑब्वियसली आंसर इज 1/a साइन ऑफ ax+b+c। कॉस ऑफ 2x+4 dx। अब आपको समझ में आना चाहिए a की वैल्यू कितनी है 2, तो 1/2 साइन ऑफ 2x+4 + c।
साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन को डिफरेंशिएट करा तो कॉस आया, तो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस, कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, साइन, कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन। अच्छा, अब कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस साइन, मतलब जब आपने cos x को डिफरेंशिएट करा तो क्या आया था, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स को क्या करोगे, इंटीग्रेट, तब क्या आएगा, cos x। तो माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, cos x। तो साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, माइनस cos x। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, cos x का डिफरेंशिएशन क्या था, जल्दी से बोलिए, माइनस साइन। तो अगर आप माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करते तो ऑब्वियसली क्या आता, कॉस एक्स। लेकिन मैं माइनस साइन एक्स में इंटरेस्टेड हूं, मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, बोलिए, साइन। तो अगर मैं साइन एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी, साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन इज माइनस वन अपॉन ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। साइन थ्री एक्स प्लस फोर अगर मैं दे दूं तो आपको अपने आप हिलानी चाहिए, ए कितना, थ्री, तो माइनस वन बाय थ्री कॉस ऑफ थ्री एक्स प्लस फोर प्लस सी। और जैसे साइन कॉस के इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद सबसे सिंपल तरीका याद रखने का मैं आपको बताऊं, सब बच्चों को आई थिंक डिफरेंशिएशन अब तक याद हो चुके होंगे, हो गए नहीं हुए। साइन का डिफरेंशिएशन क्या था, कॉस। तो बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, कॉस एक्स। इंटीग्रेशन भी सेम ही रहता है, बस साइन क्या कर देना है, चेंज। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो सेम टू सेम आंसर, सेम टू सेम रखना है, बस हमें आगे क्या लगा देना है, माइनस। सबको साइन एक्स का डेरिवेटिव नींदों में भी याद होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस कॉस एक्स। अब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। तो cos x का इंटीग्रेशन भी साइन ही आएगा, लेकिन माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस, बस साइन चेंज कर देना है, वो प्लस तो वो माइनस, ये माइनस तो ये प्लस। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो cos x का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स। क्या बुद्धि में? तो ये तो कुछ इंटीग्रल हुए जो बिल्कुल आपको टिप्स पे होने ही होने चाहिए, मतलब इसमें तो आपसे कोई पूछे तो हाथ बिल्कुल रिप्लाई आना चाहिए। एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वन अपॉन एक्स एल एन एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। याद रहेगा? आइए अब इस पे थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, पहले अपन तो लिखें। अब अपन प्रॉपर्टीज और इनका यूज करते हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। हटा दूंगा बेटा, हटा दूं बेटा। अब पहला क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से। पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डीएक्स। अब पहले तो बताएं एक्स की पावर एन है कि ए एक्स प्लस बी की पावर एन? ये क्या है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन। मुझे बताओगे बच्चों, ए कितना, ए कितना, वन, और बी कितना, टू। दिस इज ए एक्स प्लस बी, ए इज वन एंड बी इज टू। करोगे अपने आप, ट्राई करोगे, करो। ए एक्स प्लस बी की पावर एन का फॉर्मूला आपने अब जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था, वन अपॉन ए, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। बहुत बेसिक है, आप सब जल्दी से करके रखिए। हाँ भाई, सबका हुआ बेटा? तो देखते ही इसको फील आनी चाहिए कि सर ये कौन सा स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ये है ए एक्स प्लस बी की पावर एन। ए इज क्लियरली वन एंड बी इज क्लियरली टू। तो इसका फॉर्मूला पड़ा था वन अपॉन ए। अब यहाँ ए क्या है, वन है, इसलिए कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन 1/a इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे x की जगह 2x होता तो a 1 होता कि 2 होता? 2, तो 1/2 आता। बात समझ पा रहे हो ना आप? तो 1/a इज 1। ax प्लस बी की पावर, ax प्लस बी की पावर n+1, n+1 कितना? 3/3 प्लस c। आप समझ पा रहे हैं क्या? मतलब अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपका फाइनल आंसर रहा x+2 का होल क्यूब बाय 3 प्लस सी। बच्चों बोलो। दिस इज फर्स्ट वे। ये एक तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे। आप ये बताओ, क्या हम इसमें पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते थे? यस। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। तो तीन टर्म्स आ गई, a² b² 2ab। अब आप फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, पहले फर्स्ट वाली टर्म को इंटीग्रेट एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर सेकंड वाली टर्म को इंटीग्रेट एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर थर्ड वाली टर्म को इंटीग्रेट एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या दोनों से आंसर अलग अलग आता कि सेम आता? सेम। ऑब्वियसली फाइनल आंसर दोनों से सेम आता। आइए एक बार वो भी देखते हैं। तो भाई ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के लिए ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है, बिकॉज इससे बहुत शॉर्ट में काम हो गया। लेकिन फिर भी अपने को दूसरा मेथड एक बार देखना है, तो आइए एक बार देखते हैं। तो सेकंड अप्रोच क्या हो सकती थी इसी क्वेश्चन की, कि सर हम पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा ले। बताओगे बच्चों क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर? a² प्लस b² प्लस 2ab। सही लिखा है क्या मैंने? देख लो, x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab। अब क्या कहता था प्रॉपर्टी नंबर 1? क्या कहती थी भाई? यहाँ पे तीन फंक्शंस हो गए, फलाना ढिकाना धमाका। तो पहले फलाना को x के रिस्पेक्ट में, फिर इस वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में, और फिर इस वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में। तो बता, इसको तो ऐसे लिख, इंटीग्रेशन x² dx। पहले हम फर्स्ट फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बीच में प्लस तो प्लस। फिर सेकंड फंक्शन कौन है? 4। फिर 4 को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बीच में फिर से प्लस। फिर थर्ड फंक्शन कौन है बच्चों? 4x। 4x को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? चलो अब आप मुझे बताइएगा x² का इंटीग्रेशन बेटा, जल्दी से बोलो। x⁻³ प्लस सी आएगा? यस। तीनों के लिए सी 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 आएगा। तीनों कांस्टेंट ऐड होने पर क्या कांस्टेंट ही आएगा? यस। तो मैं फाइनल जो है एक सी लगा दूंगा भाई। तीनों में कांस्टेंट आएंगे, तीनों के कांस्टेंट ऐड होकर एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, तो फाइनली एक सी लगा दूंगा मैं। ठीक है, अब इसको फील करो, ये ऐसा है, ये एक बार सीख लो और उसके बाद जो है इसको टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट करना है। अब 4dx क्या लिखा हुआ है बेटा? 4dx। क्या 4 कांस्टेंट है? क्या प्रोडक्ट में है? क्या पढ़ा था? कांस्टेंट प्रोडक्ट में बाहर निकाल दूं? यस। तो आपको देखते ही फील आनी चाहिए कि सर इस 4 को कहां निकाल दो? बाहर। क्या ये इंटीग्रेशन डीएक्स हो गया? यस। अब इंटीग्रेशन डीएक्स हो गया, मतलब इसके आगे डीएक्स के आगे क्या लिखा हुआ है? 1। क्या लिखा हुआ है? 1। मतलब ऐसे समझो आप, इंटीग्रेशन डीएक्स का मतलब है इंटीग्रेशन 1 dx। क्या मतलब है? इंटीग्रेशन 1 dx। अब इंटीग्रेशन 1 dx को फील करो, 1 का मतलब क्या है? एक्स की पावर 0। 1 को क्या बोल सकते हो? एक्स की पावर 0। क्या आपने एक्स की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है? यस। वो फॉर्मूला सिर्फ -1 के लिए वैलिड नहीं होता, बाकी हर एक पावर के लिए क्या था? वैलिड। तो 1 dx भाई, आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन dx लिखा है, मतलब इंटीग्रेशन 1 dx। 1 मतलब एक्स की पावर 0। हाँ बच्चों बताओगे एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या था? एक्स की पावर n+1, 0 + 1 1। एक्स की पावर 1/1। तो एक्स की पावर 1/1, मतलब अगर आप समझ पा रहे हो तो क्या एक्स ही आ जाएगा? यस। तो दिस इज वेरी कॉमन। ये अपन ने एक बार तो करा, लेकिन अब आगे से इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आज के बाद कभी इंटीग्रेशन डीएक्स दिखेगा तो क्या पूरा सॉल्व करोगे? डायरेक्टली याद हो जाना चाहिए? डायरेक्टली याद। क्या इंटीग्रेशन डीएक्स क्या होता है? बोलिए। एक्स। क्या होएगा? एक्स। कैसे आया? आपको समझ आया? इंटीग्रेशन डीएक्स, बोलो डीएक्स के आगे क्या लिखा हुआ है? 1। 1 मतलब बोलो बच्चों क्या होता है? एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1। तो एक्स की पावर 1/1, मतलब सिंपली एक्स। बच्चों जा रहा है बुद्धि में? यस। चलो यहाँ पे आना। तो यहाँ फिर से 4 क्या है? कांस्टेंट। बाहर निकाल दूं? यस। इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 + 1, एक्स की पावर 2/2। बोलो। तो क्या रहा फाइनल आंसर? मुझे बता दीजिए। x³/3 प्लस 4x, इसको x लिख दिया, समझ में आया ना? यस। प्लस 4x²/2, समझ में आया? तो फाइनल मेरा आंसर x³/3 प्लस 4x प्लस 2x² प्लस c, वो तो आएगा ही आएगा, प्लस c। अब सर ये तो हमें दोनों आंसर सेम नहीं दिख रहे हैं। दोनों आंसर सेम हैं, दोनों आंसर सेम हैं। आपको दिखेंगे
आप क्या a प्लस बी का होल क्यूब जो है लिख के उसको एक्सपेंड कर सकते हो? यस। आप एक्सपेंड करके देख लीजिए, फाइनल दोनों आंसर अलग अलग आएंगे कि सेम आएंगे? सेम। ये बात समझ में आ रही है? आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए बेटा। ये मेथड सिखाने के पीछे कारण क्या है सर? क्यों फालतू में ये टाइम पास किया अपन ने भाई? सर बढ़िया उससे आंसर आ रहा था ना, तो अच्छा ठीक है हाँ। तो ये वो उसका एक्सपेंशन है, ठीक है। मैंने कहा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? ये उसी का सेकंड तरीका है ना, ठीक है, सेकंड वे है ये, ठीक है। ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन को कराने के पीछे कारण क्या है, इस चीज को समझिए आप। भाई अभी आपने यहाँ पे ax प्लस बी की पावर n वाले फॉर्मूले से कर लिया, लेकिन आपको कभी ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर dx। अब यहां पे ए एक्स प्लस बी नहीं लगा सकते, ये ए एक्स है कि ए एक्स स्क्वायर है? ए एक्स स्क्वायर। मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के लिए मैंने कोई फॉर्मूला लिखाया ही नहीं। तो यहां कृपया करके अपना ज्ञान ना लगाएं सर, वेरी सिंपल सर, वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ऐसा मैंने बिल्कुल सिखाया नहीं। मैंने एक्स के लिए सिखाया, और किसके लिए सिखाया है? ए एक्स प्लस बी। अब बेटा इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो एक ही ऑप्शन रह जाता है अपने पास। क्या ऑप्शन रह जाता है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसको क्या करोगे बोलो? एक्सपेंड। एक्सपेंड करके ये एक्स की पावर फोर बनेगा, ये फोर बनेगा, और ये बनेगा आपका फोर एक्स स्क्वायर। तीनों टर्म्स को इंडिविजुअली क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी की पावर एन वाले से करके जो नहीं कर सकते, आप करके भी देखोगे तो दोनों आंसर सेम आएंगे कि अलग अलग आएंगे? अलग। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर एन प्लस वन से अगर आप करोगे तो वो गलत आएगा, बिकॉज ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर होता तो मैं आपको लिखा था। मैंने स्पेशली आपके लिए क्या लिखाया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की सिंपली ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। तो ऐसा करो, जब इतनी बात हो ही गई तो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दो आप। है बेटा? हो गया, वेरी गुड। सब बच्चे जल्दी से सॉल्व करें। अपने को आज काफी क्वेश्चंस करने हैं, थोड़ी रफ्तार अच्छी रखें। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन नॉट अप्लाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर एन प्लस वन, बिकॉज ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हो गया सबका? वेरी गुड। तो इसलिए मैंने आपको सेकंड वाली अप्रोच सिखाई। जब कभी लीनियर फंक्शन होगा तब तो ठीक है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन हो जाएगा, लेकिन ये लीनियर है ही नहीं। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, और ऐसा कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमें सबसे पहले इसको एक्सपेंड करना चाहिए। एक्सपेंड करूंगा बच्चों तो बनेगा एक्स की पावर फोर प्लस फोर एक्स स्क्वायर। आई थिंक शायद सबको समझ में आती है बात। अब आप तीनों को अलग अलग, जैसे ये सब चीजें क्या होती है ना, ये स्टेप्स जो है ना, ये इनिशियल स्टेज में है, इसलिए अपन ऐसा लिख रहे हैं। आप भी जानते हो एक समय के बाद क्या आप ऐसी स्टेप्स लिखोगे कि डायरेक्ट करोगे? डायरेक्ट। भाई इस स्टेप में टाइम पास ही तो कराया आपने। आपने करा क्या? आपने दिखाया सर पहले हम इसको इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर फोर को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर फोर एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। माइंड में भी तो कर सकते थे काम। एक्स की पावर फोर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर फाइव बाय फाइव। अब जानते हो ये फोर डीएक्स बनेगा, और फोर डीएक्स, तो फोर तो कांस्टेंट प्रोडक्ट में, और डीएक्स का इंटीग्रेशन याद हो चुका है कितना बोलिए? एक्स। आपको याद हो चुका है कितना बोलिए? एक्स। तो ये क्या बन गया बोलिए? फोर एक्स। और ये फोर एक्स क्यूब बाय थ्री, फोर एक्स क्यूब बाय थ्री। लिख दूं सीधे? नहीं आया समझ में? पक्का? सीधे लिख दूं मैं? पक्का ना? भगवान का नाम लेते हुए। एक्स की पावर फाइव बाय फाइव। ये सेकंड वाली टर्म क्या आएगी? फोर एक्स की केवल फोर। शाबाश, फोर एक्स। इंटीग्रेशन फोर डीएक्स, फोर आ गया बाहर, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स, वो लिखा था आपने। तो फोर एक्स प्लस फोर आ गया बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस सी। सबकी बुद्धि में जा रहा है? चल, कौन सा था? सेकंड क्वेश्चन था ना? थर्ड। चलो, थर्ड इज सिंपल। चलो, अब ये
क्या है ध्यान से देखें ये। वेरी गुड। ये 1/x है कि 1/ax+b है? 1/ax+। और देखते ही फील आनी चाहिए 1/a ln ax+b। हाँ बेटा, हुआ क्या? चलिए, तो बेटा इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 1/ax+b का इंटीग्रेशन होता था 1/ax+b का 1/a a3 ln ax+b+c। e की पावर 3x dx। ये e की पावर x है कि e की पावर ax+b है? ये e की पावर x है कि e की पावर ax+b है? ऑब्वियसली e की पावर ax+b है, जहां b क्या है? 0। अगर आप इसको e की पावर x मानते हुए e की पावर 3x आंसर लिख दोगे, गलत है। ये e की पावर x है ही नहीं, e की पावर ax+b। आपको फील आनी चाहिए ax+b। सर b तो दिख ही नहीं रहा। अरे नहीं दिख रहा तो क्या है भाई? 0। तो e की पावर 3x+0, दिस इज e की पावर ax+b। एंड e की पावर ax+b इज 1/a e की पावर ax+b। तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो आंसर आना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो बेटा ऐसा नहीं है कि हमेशा ax+b पूरा दिखेगा। कभी वो ऐसा करेगा कि ax दे दिया और b को क्या ले लेगा? 0, जैसे मैंने यहाँ पे करा। मैं इसको अगर e की पावर 3x+5 देता ना, हर एक बच्चा सही करता। e की पावर 3x+5 क्योंकि सुंदर दिखता, e की पावर ax+b। अभी मैंने सिंपली e की पावर 3x दिया, तो ये अभी भी e की पावर ax+b है। बस आप फील करो यहाँ b क्या हो गया है? 0। तो 1/a कितना बोलो? 3। 1/a e की पावर ax+b, b कितना है बोलिए? 0। प्लस 0 लिखेंगे नहीं, टाइम पास। प्लस c। तो 1/a e की पावर ax+b। सबको समझ तो आ रहा है? चलो, अब इसी का एक और सवाल दे देता हूं प्रैक्टिस के लिए। लेट सपोज x की पावर 7/2 प्लस e की पावर 5x dx। x की पावर 7/2 प्लस e की पावर 5x dx। सब बच्चे ट्राई करें। हाँ बेटा, हो गया क्या? वेरी गुड। चलिए, तो देखिए ध्यान से। भाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने फंक्शन हैं? दो। पहले एफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, फिर जी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे। तो आइए, पहले एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला दिख रहा होगा, लगाना चाहिए। एक्स की पावर n+1/n+1। एक्स की पावर 7/2 + 1, 7/2 + 1 कितना होता है? 9/2। तो बेटा पहले फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे आएगा एक्स की पावर 9/2 अपॉन में 9/2 कहां चला गया? ऊपर न्यूमरेटर में। आ रहा है समझ में? ये e की पावर x है कि e की पावर ax+b है? तो 1/a e की पावर ax+b+c। अरे बोलो, ये आपका आंसर आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। सही आया था आप लोगों का? अब देखो, यहाँ कोई पावर रूल, चेन रूल, पावर चेन रूल ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब सपोज करो थोड़ा डराने वाला क्वेश्चन। cos 4x/2 माइनस साइन की पावर 4x/2। कॉस की पावर 4, या x/2 भी मत करो, आप तो x ही कर लो। कॉस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x dx। अब बेटा इसको अपने को इंटीग्रेट करना है। अब आप समझिए, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है cos x का, sin x का,
कॉस ए एक्स प्लस बी का साइन ए एक्स प्लस बी का, पावर वावर के इंटीग्रेशन तो पढ़े ही नहीं कभी आपने। कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है सर हमने। पावर के तो इंटीग्रेशन कोई कभी देखे ही नहीं। हमें तो सिंपली कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, इनकी इंटीग्रेशन पता है। तो यहां करें क्या, तो यहां बुद्धि लगाएं भाई। कॉस फोर एक्स माइनस साइन फोर एक्स है, तो आप करो क्या, आप शायद थॉट आ भी रहा होगा, इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना? यस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए। उसको आप सिंप्लीफाई करो, अपने आप बहुत ही सिंप्लीफाइड टर्म आ जाएगी आपकी। करके देखो एक बार, इतना करो सब बच्चे करो। सब लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ। हाँ बेटा, मैंने लिख दिया इसको, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरी टर्म ए हो गई, ये पूरी टर्म बी हो गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलिए क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी। ए प्लस बी इज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ए माइनस बी इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब शायद अपने आप फील आती होगी, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा, बोलिए 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। अब ये आपको ट्रिग्नोमेट्री याद आनी चाहिए। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हाफ रिडक्शन फॉर्मूला। आपने कॉस टू ए का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था कॉस टू ए का, बताइए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए पढ़ा था क्या? याद ही नहीं आ रहा आप लोगों को तो। याद आया, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या बच्चों? क्या फॉर्मूला पढ़ा था बोलो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन। तो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा था कि ये वाली टर्म तो क्या हो गई 1, और ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा बताओगे मुझे, कॉस टू एक्स। क्या बन जाएगा, कॉस टू एक्स। अब जैसे ही इस पे आपकी नजर गई कॉस टू एक्स, ये कॉस एक्स की कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस एक्स की कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी। ए कितना, ए कितना 2, और बी कितना 0। क्या बुद्धि में जा रहा है? तो दिस इज कॉस ए एक्स प्लस बी, ए कितना 2 और बी कितना 0। तो अब तो कर दोगे आगे अपने आप। कॉस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a साइन ए एक्स प्लस बी। लिखो ना, कौन मना कर रहा है, कॉस एक्स। और मतलब इंटीग्रेशन शर्मा जाएगा बहुत ज्यादा भाई। कॉस एक्स की पावर 4, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक्स की पावर एन में एक्स कैसा फंक्शन था, एल्जेब्रिक फंक्शन। तो आप एक्स की पावर एन को इंटीग्रेट करके एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन लिख सकते हो। लेकिन आप यहाँ डिफरेंशिएशन वाले तरीके ना लगाएं भाई। आप कर क्या रहे हो, सर हमने cos x को थोड़ी देर के लिए x मान लिया, फंक्शन चेंज हो गया ना। वहां क्या है, ये सारे रूल्स एप्लीकेबल थे आपके, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट, यहाँ कुछ होता ही नहीं। ये एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए वैलिड है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एल्जेब्रिक फंक्शन। और ये कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब आप जो सोच रहे हो ना कि cos x की पावर 5/5, ये बिल्कुल गलत है, अपन कर ही नहीं सकते। ये जो फॉर्मेट है ये किसके लिए डिफाइंड है, एल्जेब्रिक के लिए। तो पावर वावर के लिए इंटीग्रेशन ऐसे कर ही नहीं सकते। चलो बच्चों, क्या आप लोग आंसर तक पहुंच गए बेटा? सबका फाइनल आंसर आ चुका है? तो बेटा मैं लगा रहा हूं फॉर्मूला, कॉस ए एक्स प्लस बी का, कॉस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होता है 1/a। बोलो ए कितना 2, तो 1/2 साइन 2x प्लस सी। बुद्धि में गया? अब नेक्स्ट दो क्वेश्चन जो हैं बहुत ध्यान से आप देखिएगा, बोर्ड पे फोकस कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, उससे अगला क्वेश्चन आप करेंगे। दोनों बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आपको आंसर नहीं रटने, आपको प्रोसेस को याद रखना है। क्या तरीका है, आंसर भूल जाएंगे कुछ टाइम में, लेकिन प्रोसेस हमें लंबी याद रहेगी। तो अब समझना, दो बड़े इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स हैं, हमें सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये हटा दूं क्या?
और बेटा हमें सॉल्व करना है इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। दोनों का मेथड बिल्कुल सेम है, एक आ गया दूसरा अपने आप आ जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे जैसे ये बच्चा जो सोच रहा था ये आपके दिमाग में भी आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, वो x की पावर n वाला जो फॉर्मूला है वो एल्जेब्रिक के लिए वैलिड है। मतलब हो सकता है आप में से किसी और के दिमाग में भी आए, सर ये साइन x का होल स्क्वायर हो गया ना। हाँ बेटा हो गया। तो सर साइन x का होल स्क्वायर, साइन x को थोड़ी देर के लिए कैपिटल x मान लेते हैं सर, तो साइन x की पावर 3/3। पाप है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी अपने को करना नहीं। अब जब भी साइन कॉस दिखेंगे ना, इंटीग्रेट अगर करना है तो हमें स्क्वायर स्क्वायर क्यूब व्यूब कुछ आते ही नहीं है। हमें तो फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन का साइन एक्स का कॉस एक्स का, साइन ए एक्स प्लस बी का कॉस ए एक्स प्लस। तो हम इसको उसी में कन्वर्ट करेंगे और देखना कैसे कन्वर्ट करेंगे। बच्चों साइन स्क्वायर एक्स को अपन cos 2x की टर्म्स में लिखेंगे, इन दोनों को ही इनफैक्ट अपन cos 2x की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। अब आप याद करें, आपने जब हाफ रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा था तो cos 2a के कितने फॉर्मूले पढ़े थे आप लोगों ने? 3। याद आ रहा है क्या आपको? अब याद करें, आपने cos 2x का पहला फॉर्मूला पढ़ा था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। दूसरा फॉर्मूला पूरा साइन के टर्म्स में था, दूसरा फॉर्मूला था 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, और तीसरा फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x - 1। तो बेटा दिमाग में चल क्या रहा है ना कि साइन स्क्वायर एक्स है, सर ये स्क्वायर गायब करना है कैसे भी। तो दिमाग में आया कि cos 2x के फॉर्मूले में 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां से मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं cos 2x की टर्म्स में, और cos 2x का इंटीग्रेशन जानता हूं मैं, cos ax प्लस b, इसको इंटीग्रेट करना मैं जानता हूं। तो मैंने करा क्या, मैं यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हूं। ध्यान से देखना, क्या -2 वाली टर्म को यहां ले आऊं क्या? यस। cos 2x को वहां ले जाऊं? यस। बताओगे क्या बन गया? 1 - cos 2x, 2 साइन स्क्वायर एक्स, इस 2 को भी नीचे ले जाओ। समझ में तो आ रहा है ना? क्या ये आपका साइन स्क्वायर एक्स आ गया क्या? यस। क्या आया बताओगे मुझे? साइन स्क्वायर एक्स क्या आ गया? 1 - cos 2x/2। क्या किया मैंने, समझ आया? मैंने cos 2x का फॉर्मूला लगाया 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। सर हमें कैसे पता लगेगा? बेटा ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, समय के साथ आपको याद हो जाएगा। आपको दिमाग में रखना है कि हमें साइन स्क्वायर एक्स या cos स्क्वायर एक्स जब भी आएगा तो उसको cos 2x में कन्वर्ट करना है। चलो बच्चों, तो अपन कर क्या रहे हैं, अपन जहां साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ था, साइन स्क्वायर एक्स की जगह अपन पुट कर देते हैं 1 - cos 2x/2। कर सकते हैं बेटा? यस। अब इसके बाद इसको क्या कर सकते हैं बोलिए अपन? स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब आप 1/2 अलग कर लो, -1/2 cos 2x अलग कर लो। तो आप इसको लिख सकते थे बच्चों 1/2 -1/2 cos 2x dx। अरे बच्चों बोलो। अब फिर से भाई, आप चाहो तो एक स्टेप और ऐड कर सकते हो और चाहो तो माइंड में भी कर सकते हो। भाई अब आप जानते हो आपको दो फंक्शंस दिख रहे होंगे, एक fx और एक gx। पहले fx को x के रिस्पेक्ट में करूंगा और फिर gx को x के रिस्पेक्ट में। तो एक तरीका तो मैं पहले पूरा शो करूं, लिखूं वापस से, और एक तरीका मैं डायरेक्टली कर दूं। बताओ कैसे करूं? डायरेक्टली कर दूं क्या? यस। तो पहला फंक्शन क्या बनेगा? इंटीग्रेशन हाफ dx। क्या बनेगा? इंटीग्रेशन हाफ dx। हाफ कांस्टेंट है, बाहर निकाल दूं? यस। dx का इंटीग्रेशन बोलो क्या होएगा? x। तो हाफ तो कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x। अगला इंटीग्रेशन बनेगा -1/2 cos 2x dx। बोलो। लिखिए देता हूं, उससे जल्दी में लिख देता हूं। देखो ध्यान से, हाफ dx, समझ में आया मैंने क्या करा है? हाफ dx, और फिर लिख रहा हूं मैं माइनस हाफ को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है, cos 2x dx। ईमानदारी से देखो, आपको ये स्टेप समझ में आई नहीं आई क्या करा है मैंने? मैंने पहले हाफ को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, फिर -1/2 cos 2x को करा। मैंने कहा -1/2 जो है कांस्टेंट है, प्रोडक्ट में उसको बाहर निकाल दो, cos 2x dx। अब तो शायद क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। हाफ बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन बोलो क्या बनेगा? x -1/2 एज इट इज। cos ax प्लस b का इंटीग्रेशन पढ़ा है आप लोगों ने, बोलो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/a sin ax प्लस b। अरे बोलो, थक जाते हो तुम तो, लास्ट क्लास था। cos ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/a sin ax प्लस b। तो 1/a, a कितना बोलो? 2 sin 2x प्लस c। क्या रहा फाइनल आंसर, बताओगे क्या मुझे? क्या रहा फाइनल आंसर? ये कितना बन गया बोलो? x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस c।
बोलो। लोरी। नहीं है। आया समझ में? भाई मैंने सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स को किस में कन्वर्ट करा? कॉस टू एक्स। और कॉस टू एक्स में कन्वर्ट करने के बाद कुछ भी नहीं करा मैंने, इस फंक्शन को अलग इंटीग्रेट कर लिया, इस फंक्शन को अलग इंटीग्रेट कर लिया। आप आराम से तसल्ली से देखिए इसको, जिस स्टेप में अटक रहे हो मुझसे पूछिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको अपने आप करना है और मैं कॉपी चेक करने आ रहा हूं। आप कॉस स्क्वायर एक्स ये वाला फॉर्मूला लगाना, लेकिन इस बार साइन की टर्म्स में लगाओगे, कॉस की टर्म्स में। कॉस टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। वेरी गुड। भाई जिनका हो गया उनको पता चल रहा होगा कि कुछ भी तो नहीं करना। भाई चलो करो करो आप, पहले मैं आंसर नहीं बोलूंगा अभी। आप कॉस स्क्वायर एक्स निकालो जल्दी से। आ गया बेटा? कहाँ है? सेम ही आ गया आपका तो। सबको सेम ही तो है, बताओ अंतर क्या है? अब सही है। हो गया बेटा? क्या हो रहा है आंसर में, चेंज क्या हो रहा है? बस जो बीच में माइनस है क्या वो प्लस हो जा रहा है क्या? यस। एवरीथिंग विल रिमेन सेम। अगर आप सॉल्व करें तो आपको आइडिया लगेगा, बस कुछ भी नहीं हुआ। एक्स बाई टू माइनस साइन टू एक्स की जगह हो गया एक्स बाई टू प्लस साइन टू एक्स बाय फोर। सब कुछ सेम रहेगा, बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों ही इंटीग्रल्स काफी स्टैंडर्ड हैं, रटने के बजाय एडवाइजेबल है, प्रोसेस ध्यान में रखें। वेन एवर साइन स्क्वायर एक्स, ये क्योंकि काम आएगा आगे आपके, आप करेंगे इसका यूज, देखिएगा आप। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जब भी पिक्चर में आए तो हमें सर उसको cos 2x में कन्वर्ट कर देना है, और दोनों को कन्वर्ट कर सकते हो आप, क्योंकि cos 2x का एक फॉर्मूला साइन के टर्म्स में होता है और एक फॉर्मूला cos के टर्म्स में होता है। पक्की बात है। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको शायद अपने आप समझ में आना चाहिए था कि cos 2x इज 2 cos² x माइनस वन। बेटा माइनस वन उस साइड जाएगा तो प्लस वन, तो 1 + cos 2x/2 इज योर cos²x। बोलो सही बोल रहा हूं मैं? तो cos² x इज 1 + cos 2x/2। तो सेम ही तो काम हुआ। आपने लास्ट टाइम रखा था 1 - cos 2x/2, इस बार माइनस रखोगे कि प्लस रखोगे? प्लस। मतलब चेंज ये हुआ सर, अगर यहाँ साइन स्क्वायर एक्स की जगह कॉस स्क्वायर एक्स होता तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम रखते 1 + cos 2x/2, स्प्लिट करते तो 1/2 प्लस 1/2 cos 2x। अब 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 dx, 1/2 बाहर निकल गया, dx का इंटीग्रेशन x। अब ये माइनस है कि प्लस है? प्लस। प्लस 1/2 बाहर निकल गया, cos 2x का इंटीग्रेशन 1/2 sin 2x। तो बस केवल कुछ नहीं हो रहा, शुरुआत से लेकर अंत तक जो बीच में माइनस था वो प्लस 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 होता गया, और फाइनल आंसर आ गया x/2 + sin 2x/4 + c। बेटा बुद्धि में जा रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? आवाज कम हो गई है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? कितनों को नहीं आया ईमानदारी से बोलो। ये पापी लोगों, बोलो कितने लोगों को समझ नहीं आया? सबको समझ आ गया? सफाई से झूठ बोलना सीख गए हो? सबको पक्का समझ आ गया? पक्का? चलिए वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम ध्यान से। हाँ सर। आपको बेटा ज्यादा बुद्धि लगानी नहीं, ये समझ ही नहीं आया। अच्छा आपने क्या करा है, चलो पहले वो समझता हूँ मैं, पहले मैं कोशिश करता हूँ समझने की। हाँ सही है, वो भी सही है, सेम ही आंसर आया होगा। इसका क्या करना जब वो आ गया तो? है मतलब कोई भी एक मेथड आ जाए भाई, बढ़िया है। आपने जो करा वो कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। भाई मैंने cos² x के टर्म्स में cos 2x को लिख लिया। आपने कही सर क्या टाइम पास कर रहे हो, आपने sin² x का पढ़ाया ही था हमें, तो cos² x को लिख दो 1 - sin² x।
साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन वहां से छाप देंगे और 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर भी बिल्कुल परफेक्ट निकल के आ रहा होगा। ठीक है, मैंने इसमें भी कुछ नहीं करा। अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स समझ में आया तो कॉस स्क्वायर एक्स भी जो ऑटोमेटिकली समझ में आना चाहिए, और साइन स्क्वायर एक्स समझ में नहीं आया तो ऑटोमेटिकली कॉस स्क्वायर एक्स भी समझ में नहीं आना चाहिए। भाई करा कुछ भी नहीं है, जो ये प्रोसेस थी सेम प्रोसेस है, बस साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये फॉर्मूला जो लिखा वो साइन स्क्वायर एक्स की टर्म्स में कि कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म्स में, कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म्स में। तो कॉस 2x इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? पक्का? चले भाई, अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से देखो थोड़ी बुद्धि। इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स। अब बेटा कोई प्रोडक्ट रूल तो पढ़ा ही नहीं आपने। भाई आपको बोला इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स, सर एज सच कोई प्रोडक्ट रूल तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन यहां तो दोनों फंक्शंस का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट। अब बेटा बेटा बातें नहीं, जब भी साइन और कॉस आएंगे ना, आपको दिमाग में सेट करना है कि भाई हम या तो इसको साइन एक्स में कन्वर्ट करें या तो कॉस एक्स। ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो हमने ऐसा कुछ रूल सीखा ही नहीं। अब ये फिर से समय के साथ ही आपको जो है प्रैक्टिस में आएगा, फील आएगी। साइन 2x का फॉर्मूला आपके दिमाग में चलना चाहिए। क्या फॉर्मूला पढ़ा था साइन 2x का, बताओगे क्या आप लोग? पापी लोगों, साइन 2x इज 2 sin x cos। तो आपको शायद अपने आप फील आ रही होगी कि सर क्या हम यहाँ साइन 2x बना सकते हैं क्या? यस। किसकी कमी है? साइन 2x बनाना है तो क्या चाहिए था तुम्हें, 2 sin x cos x। क्या तुम्हारे पास साइन एक्स है? क्या कॉस एक्स है? क्या कम है बोलो, 2। अब कोई चीज अगर क्रिएट करनी होती है तो बचपन में सीखी होगी आप लोगों ने, उसी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और उसी से क्या कर दो, डिवाइड। सीखा है? सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, यस। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ बच्चों, बताओ। 2 sin x cos x क्या बन गया, sin 2x। और sin 2x इंटीग्रेबल फॉर्म है, sin ax प्लस b। तो बेटा न्यूमरेटर में बन चुका है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो sin 2x, और डिनोमिनेटर में 2 जो है वो कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल दे, 1/2। आप मेरी बात समझ पाए? नहीं आया समझ में? ये क्या करा मैंने, समझ में आया? जितना आप स्लो रिस्पॉन्ड करेंगे आज वाली क्लास उतनी ज्यादा एक्सटेंड होगी। आज मैं कुछ सुनूंगा नहीं, क्योंकि आज मुझे जितना कंप्लीट कराना है उतना मैं कंप्लीट करा के ही जाऊंगा। तो जो बच्चे आलस में स्लो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी तक ही जो है, मतलब जो क्लास है वो 8:25 की तो सेट हो चुकी है। ठीक है, एंड ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ ना, आप भाई सारा खेल आपके रिस्पॉन्स पे है। 8:25 तो ऑलरेडी सेट हो चुकी है अभी तक क्लास। नाउ जितना आप फर्दर डिले करेंगे रिस्पॉन्ड करने में, उतनी क्लास एक्सटेंड होती जाए, क्योंकि आज जितना कंप्लीट होना है उतना कंप्लीट होके ही मैं यहाँ से जाऊंगा। ठीक है, चलो। हाँ बेटा, 2 sin x cos x क्या बन गया, जल्दी से बताएंगे मुझे। sin 2। क्या डिनोमिनेटर में जो 2 था 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकता हूँ, यस। ये देखो साइन, ये साइन एक्स है कि साइन ए एक्स प्लस बी है, साइन ए एक्स प्लस बी। ए कितना बेटा, 2। बी कितना, 0। मुझे बताओगे साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है? पाप पाप 1/a ने -1/, आपको मैंने तरीका बताया याद रखने का, साइन का डेरिवेटिव कॉस। तो इंटीग्रेशन में माइनस साइन सेम रहना है, बस क्या लगाना है, माइनस साइन। तो साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होएगा -1/a कॉस ए एक्स प्लस बी। तो 1/2 तो एज इट इज, -1/a, बोलो -1/a। ए कितना, 2 कॉस, कॉस 2x प्लस सी। आपको समझ आया? तो फाइनल आंसर रहा -cos 2x/4 प्लस सी। बच्चों बोलो। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे आपको थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ रही है, आपको कन्वर्ट करना पड़ रहा है उस फंक्शन को। साइन एक्स कॉस एक्स को आपने थोड़ा सा जो है टर्म्स को अरेंज करके sin 2x क्रिएट करा, और sin 2x का इंटीग्रेशन आपको आता था। चलो बच्चों नेक्स्ट। अच्छा, कभी ऐसा दिख जाए
तो इसमें तो शायद बुद्धि चल जाएगी। इसमें चलेगी क्या बुद्धि? एक्स की पावर 5+1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्वेश्चन रूल नामक कोई चीज पढ़ी ही नहीं, होती ही नहीं। अब बेटा सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब थॉट प्रोसेस क्या कह रहा है आपका? कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा। फिर से क्या कर लो, इसको स्प्लिट। स्प्लिट करके दो फंक्शंस बन जाएंगे, दोनों ही एक्स की पावर एन वाले बन जाएंगे। एक्स की पावर 5/x² क्या बनेगा बोलो? x³ प्लस 1/x², मतलब एक्स की पावर -2। दो अलग अलग फंक्शन बन गए, एफ एक्स और जी एक्स, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। जल्दी से ट्राई कीजिए आप लोग। हो गया? काफी फास्ट कर रहे हो आप लोग। चलिए भाई। होता है, कभी बुद्धि तेज काम करती है, कभी धीरे चलती है, कभी तेज चलती है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं उसके बाद अपने आप चलती है वो। चलिए बच्चों, सबका आंसर आ चुका है क्या? यस। हाँ बेटा, एक्स की पावर 5/2 क्या बनेगा? x³। ये बन जाएगा एक्स की पावर -2। आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी इसमें तो। अब बच्चों आपको दिख रहा होगा एक फंक्शन एफ एक्स, एक फंक्शन जी एक्स। पहले एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दो, फिर जी एक्स। बताएंगे आप एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 4/4। एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर -2+1, मतलब एक्स की पावर -1 अपॉन -1। एक्स की पावर -1 अपॉन माइनस। क्या बच्चों मैं इसको -1/x बोल सकता हूं क्या? तो आप इसको बोल सकते हैं -1/x+c। आप सबको समझ आ रहा है? पक्का? चलिए, अब करना अभी भी यही होगा। अब अपन मूव कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर। उसके अंदर एक स्टेप एक्स्ट्रा होगी। आप जो करते आ रहे हो वो तो करोगे ही करोगे आप, उसमें बाद में फाइनल स्टेप में हम लिमिट्स पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? लिमिट्स। तो आइए थोड़ा समझते हैं पहले एक बार। तो आप ये कर लीजिए, उसके बाद हेडिंग लिखेंगे अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन। वेरी गुड। तो कहावत याद आ रही है मुझे। होता है ना क्या, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो हो गया सेट। तो अच्छा अच्छा चलो, अभी आप फोकस करो। डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब सब बच्चे ध्यान से फोकस कीजिएगा। क्या है? कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है बेटा। मान लीजिए इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स। हम किसी फंक्शन एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अभी तक आप क्या बोलते थे? इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स क्या आता था? एफ एक्स को इंटीग्रेट करने पर कोई नया फंक्शन क्या जी एक्स आता था? यस। आप क्या उसको जी एक्स प्लस सी बोलते थे? यस। अब बेटा जब मैं इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स बोलूंगा तो मैं यहाँ पे लिमिट्स लिख दूंगा, ये ए और ये पी। मतलब ये जो सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, इस पे आपको दो वैल्यूज मिलेंगी। कुछ भी वैल्यूज मिल सकती हैं, ए बी, x1 x2, कुछ भी बोल देगा। तो ए बी, लेट सपोज जो इस सिंबल पर नीचे वैल्यू होती है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? लोअर लिमिट। और जो ये ऊपर वैल्यू होती है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। अब बच्चों इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स, एफ एक्स फंक्शन को इंटीग्रेट करने पर क्या जी एक्स प्लस सी आता था क्या? यस। अब आपने लिमिट्स डिफाइन कर दी। लिमिट्स डिफाइन करने का मतलब ये जो जी एक्स प्लस सी आया है, इसमें आप जब लिमिट्स पुट करोगे तो लिमिट्स पुट होंगी ए से बी। पहले अपर लिमिट पुट होती है, माइनस फिर क्या करते हैं? लोअर लिमिट। तो बेटा अपर लिमिट पुट करेगा तो एक्स के अंदर अपर लिमिट पुट कर बोल, एक्स की जगह क्या पुट कर देगा? बी। भाई आपका फंक्शन एक्स है, तो इसमें एक्स की जगह बी पुट कर दोगे तो क्या बनेगा बच्चों? जी बी प्लस सी। फिर माइनस करोगे, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे। लोअर लिमिट क्या बनेगी? जी ए प्लस सी। मतलब आप बोलोगे सर पहले अपर लिमिट पुट करो, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे तो जी ए प्लस सी। ध्यान से देखो, क्या ये सी कैंसिल हो जाएगा क्या? तो मैं समझाना ही चाह रहा हूं कि जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या उसके अंदर कांस्टेंट आएगा कि वो कट जाएगा? कट जाए। क्योंकि आप खुद फील करो कि इसको इंटीग्रेट करने में मान ली बात जी एक्स प्लस सी आ गया। अब जब जी एक्स प्लस सी में मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो जी भी, सी तो कांस्टेंट एज इट इज रहा, प्लस सी।
माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करूंगा जी ए, सी तो कांस्टेंट है, प्लस सी, माइनस करने पे क्या दोनों कैंसिल हो गए, यस। तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा बच्चों, तो मैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन सिर्फ जी एक्स ही लिखूंगा, मैं प्लस सी लिखूंगा ही नहीं, बिकॉज मैं जानता हूं क्या वो अल्टीमेटली कैंसिल होना है, यस। और इस जी एक्स में मैं ऐसे शो कर दूंगा कि एफ एक्स को इंटीग्रेट करने पे जी एक्स आया, और मुझे इसमें लिमिट्स पुट करनी है, कहां से कहां बोलो, ए से बी। ए कौन सी लिमिट है बोलिए, लोअर, बी कौन सी लिमिट है, अपर। पहले कौन सी लिमिट पुट करते हैं, लोअर की अपर, अपर। आइए अपर लिमिट पुट करते हैं। बेटा अपर लिमिट मतलब जो एक्स है, एक्स की जगह क्या पुट कर दूं, बी। तो जो आपका फंक्शन था उस फंक्शन में बी पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जी ए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छा आइडिया लगेगा। बेटा लेट सपोज मैंने एग्जांपल लिया 3x² dx लिमिट्स 1 से 2। अब आप मुझे बताइएगा 3x² dx लिमिट्स 1 से 2। पहले तो बताओ ये 3 क्या कांस्टेंट है क्या, यस। बाहर निकाल दूं, यस। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से बोलिए, x³ / 3, x³ / 3। क्या 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यस। क्या आपका आंसर x³ आया, यस। अगर ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता आपका आंसर होता x³ + c। क्या होता है, x³ + c। अभी आंसर आया x³, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के हम यहाँ लिमिट शो कर देंगे। हमें लिमिट्स कहां से कहां पुट करनी है, 1 से 2। कहां से कहां पुट करनी है बच्चों, 1 से 2। ऊपर से जा रहा है क्या? अब लिमिट 1 से 2, तो पहले कौन सी लिमिट पुट करोगे, अपर। अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करोगे तो एक सेकंड, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 8 - 1 7। गया बुद्धि में? अभी अच्छा, दिखा दो भाई। हैं? नहीं नहीं, आप दिखा दो, कोई बात। किस्मत ही तुम्हारी बड़ी अच्छी है, अब क्या करें। हैं? ऐसे इतना हंसो मत, मुझे गुस्सा आ गया। तो मैं 10 मिनट के वीडियो के बाद एक्सटेंड कर लूंगा क्लास, ठीक है। चलो, ये सबको समझ में तो आ गया ना, ईमानदारी से? मतलब सारा प्रोसेस सेम है, फाइनल स्टेप में क्या लिमिट्स पुट कर देनी है क्या, यस। अब मैं ऐसा करता हूं, मैं आपको जल्दी से कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए देके जाता हूं, आप ट्राई करके आइएगा, ठीक है? हाँ? देखो क्या हंसी आ रही है, सब पापी लोग हो तुम लोग बिल्कुल। घोर कलयुग आ चुका है। Gm1m2/r²dr। अब बेटा एक बार ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से देख, यहाँ सारा काम x के रिस्पेक्ट में हो रहा है कि r के रिस्पेक्ट में, r। मतलब क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, बस x की जगह पिक्चर में कौन आ गया है, r। Gm1m2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे। 1/r²dr, मतलब अपन ने 1/x² dx पढ़ा था, ये 1/x² dx की जगह हो गया 1/r²dr। कर सकते हो ना आप लोग? आप करें चालू, बस मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना? चलिए बेटा, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ईमानदारी से करके आइएगा आप लोग। सबके दिन आते हैं, कोई बात नहीं। कभी किसी की किस्मत अच्छी, कभी किसी की। हाँ बेटा बोलिए। आपसे देखो क्या बोला उसने, मैग्नीट्यूड बोला। मैग्नीट्यूड का मतलब, यहाँ स्लोप जैसे मान ले एंगल 45 कितना 1, यहाँ कितना हो गया 0। यहाँ मान ले एंगल 135 तो कितना हो गया -1। तो 1 से 0, और 0 से वापस से 1। देखो मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो पहले घटा फिर बढ़ा, 1 से 0, और फिर 0 से वापस से क्या हो गया 1। इंक्रीज इंक्रीज मैग्नीट्यूड, स्लोप हालांकि पढ़ाऊंगा मैं, हाँ आप कर दीजिए चालू सर। टेंशन मतलब, स्लोप पढ़ेंगे अपन, ये एक्सरसाइज में भले ही आ गया है लेकिन मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। अरे गड़बड़ नहीं, आप सब लोग अपनी सीट पे बैठे रहे, एक जो है कुछ वीडियो है उसको आप देखिए पहले, उसके बाद आप जाइएगा। हाँ आप जब तक बोल दीजिए।
अरे मैंने नहीं पढ़ाया भाई, पढ़ाऊंगा, इतनी जल्दी किस बात की है। ठीक है। हाँ हाँ, लिख लिया भाई, हटा दो। राधे राधे बेटा, राधे राधे। लीजिए सर। सबके लिए कंसर्न रहते हैं हर कोई, हेल्थ से रिलेटेड, वो है बोन केयर, बोन हेल्थ। और इस बारे में बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ है डॉक्टर राहुल देव अरोड़ा, एमबीबीएस, डीएनबी ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड डायरेक्टर ज्ञान शांति हॉस्पिटल कोटा। सर वेलकम। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे लोगों के दिमाग में भी, मन में भी। आई एम श्योर कि हम लोग कहीं ना कहीं एंड ऑफ दिस प्रोग्राम हम उसको सॉल्व कर पाए अपने आंसर के लिए। तो सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक कॉमन क्वेश्चन से। हम आमतौर पर सुनते हैं कि बूढ़े होने के साथ साथ, एज के साथ साथ, कहीं ना कहीं हमारी हड्डियां भी कमजोर होती है। तो क्या एज इज द ओनली फैक्टर या फिर देयर आर अनदर फैक्टर्स आल्सो की वीक होने के बोन के लिए? मैम बेसिकली सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बोन मेटाबॉलिज्म कैसे चलता है। बोन मेटाबॉलिज्म दो तरह से होता है। हमारे लाइफ लॉन्ग दो तरह की कैल्शियम की फेज होती है। एक होती है 0 से और 30 साल की उम्र तक, जिसको बोलते हैं हम पॉजिटिव कैल्शियम बैलेंस। आप डाइट ऐसे ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में नहीं है। आप ऐसे डाइट ले रहे हैं जिसमें मल्टीविटामिन नहीं मिल रहा, जिंक मैग्नीज मिनरल्स नहीं मिल रहे, तो ऐसे में आपका कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और कैल्शियम बोन्स में जा नहीं पाएगा और इस तरह से आपकी डेंसिटी बोन की कम होती जाएगी। सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और अभी तक हमें कहीं ना कहीं यही लगता था और हमने सुना है कि जब धूप में जाएं तो सनस्क्रीन अप्लाई करें, बट अनफॉर्चुनेटली हमें विटामिन डी हम अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं वहीं से। सो सर एक और जो कॉमन चीजें हैं लाइफस्टाइल की अगर बात करें, आजकल बदलाव आ रहा है, आपके पास में भी बहुत सारे केसेस डिफरेंटली आते होंगे और बहुत कॉमनली आते होंगे। सर जब हम बैठते हैं, पोस्चर जो हमारा रहता है, तो जनरली कई बार देखते हैं हम लोग की स्वेल करता है हमारा। अगर हम बैठे हैं, लेट्स से चेयर पर बैठे हैं या टांगे हैंगिंग है, तो कुछ टाइम बाद स्वेलिंग भी। तो राइट पोस्चर क्या होना चाहिए और जो ये वाला पोस्चर है ये किस तरह से डैमेज भी कर रहा है बोन? बेसिकली क्या है, जो जब हम बिल्कुल करेक्ट पोस्चर में बैठते हैं तो हमारी सारी मसल मैक्सिमम कैपेसिटी पे फंक्शनिंग होती है, और जैसे ही हमारा पोस्चर गलत होता है वो मसल फटीग होना चालू हो जाती है। या यूं कहूं कि जो मसल 45 मिनट या 1 आवर तक फटीग नहीं होनी चाहिए, रॉन्ग पोस्चर में बैठने की वजह से वो 15 to 20 मिनट में फटीग होना चालू हो जाती है। जब वो फटीग होने लग जाती है तो वो मसल थक गई तो वो पेन होने लगता है, वो मसल स्पास में चली जाती है, स्पास में चली जाती है तो बॉडी में स्टिफनेस फील होती है। तो ये अल्टीमेटली हमें लगता है कि हमारी पूरी बॉडी स्टिफ हो गई, हमारे जो है फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई, हमारे बैक पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, सर्वाइकल हो रहा है, मतलब कई तरह की चीजें डेवलप हो जाती हैं। अब एक छोटा सा वीडियो है, जी। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें आप देखिए ये लड़की कैसे आगे झुक के और लैपटॉप पे काम कर रही है, ना पाँव की प्रॉपर पोजीशन है, स्पाइन की पोस्चर गलत है। अब हमें करना क्या चाहिए? अब सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारी बैक जो है पूरी तरीके से स्ट्रेट हो, हिप्स को पीछे, हिप्स पीछे बैक रेस्ट पे सपोर्टेड हो। उसके लिए हम छोटा सा कुशन यूज कर सकते हैं, और हमने जैसे चेयर को आगे सरकाया उससे बैक को सपोर्ट मिल गया। अब हमने देखा कि ये लैपटॉप इन्होंने बहुत ज्यादा नीचे रखा हुआ है तो इसको थोड़ा ऊंचा किया, एल्बो 90 डिग्री एंगल पे आ गई। चेयर की पोजीशन ऐसे सेट की कि एंगल पे सेट हो गई।